बेटा आज हम पढ़ेंगे एल्कोहलों में समावयवताएं। हम इस बात को पढ़ेंगे कि एल्कोहलों में किस किस प्रकार की समावयवता पाई जाती है। समावयवता को तो आप समझते ही होंगे कि समावयवता होता कौन सा गुण है। अगर आप नहीं जानते तो मैं इस बात को बता देता हूं कि समावयवता क्या होती है। कभी कभी बेटा ऐसा भी होता है कि हमारे पास दो ऐसे कंपाउंड प्राप्त होते हैं, दो ऐसे कंपाउंड मिलते हैं जिनके अणुसूत्र आपस में समान होते हैं। जैसे अगर मैं एग्जांपल के थ्रू देखना चाहूं तो मेरे पास एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C2H6O। अब C2H6O मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से आप दो अलग अलग कंपाउंड बना सकते हो। यह फॉर्मूला दो अलग अलग कंपाउंड्स का होता है। पहला कंपाउंड C2H5OH और दूसरा कंपाउंड होता है CH3OCH3। इसका मतलब C2H6O जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, अणुसूत्र है, ये दो प्रकार के यौगिकों का होता है। पहला एथिल अल्कोहल का और दूसरा डाइमेथिल ईथर का। अब मैं चेक करता हूं एथिल अल्कोहल और डाइमेथिल ईथर में कार्बन की संख्या समान है, ऑक्सीजन की संख्या समान है, हाइड्रोजन की संख्या समान है। परंतु सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि इन दोनों पदार्थों के जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी है ये एक दूसरे से डिफरेंट है, भिन्न है। एथिल अल्कोहल लिक्विड स्टेज में पाया जाता है, गैस में। हाइड्रोजन बंध पाए जाने के कारण जल्दी से एथिल अल्कोहल जल में घुल जाता है शीघ्रता से, परंतु डाई एथिल ईथर शीघ्रता से जल में घुलता नहीं है। एथिल अल्कोहल की अमाउंट लोग अपने पीने के लिए यूज में लाते हैं, जिसे हम शराब कहते हैं, और जबकि डाइमेथिल ईथर को आप नहीं पी सकते। ये एक प्रकार से अगर देखा जाए पीने योग्य तो अगर मैं चेक करूंगा तो लगभग एक प्रकार का जहरीला पदार्थ है, काफी नुकसान देने वाला है। लेकिन एथिल अल्कोहल का नुकसान एक लंबे समय पर होता है। तो मैं क्या देखता हूं, दोनों यौगिकों में कार्बन एटम सेम है, कार्बन 2, हाइड्रोजन 5 और 1 6, 3 और 3 6, ऑक्सीजन 1। इन दोनों कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहा, लेकिन इनके भौतिक और रासायनिक गुण एक दूसरे से अलग अलग रहे। हम यौगिकों में इस गुण को कहते हैं समावयवता। अच्छा, समावयवता को हम पिछले क्लास पर पढ़ भी चुके हैं, तो इसलिए मैं समावयवता के लिए डीप में नहीं जाऊंगा, क्योंकि हमारा चैप्टर एल्कोहल, फिनॉल और ईथर है और हम उनमें से एल्कोहल को पढ़ रहे हैं। तो हम केवल उन समावयवताओं को ध्यान देंगे जो समावयवताएं एल्कोहल में पाई जाती हैं, या एल्कोहल में पाई जाने वाली समावयवताओं को हम पढ़ेंगे। तो बेटा अगर मैं चेक करूं कि एल्कोहल में कौन कौन सी समावयवता पाई जाती है, तो एल्कोहल में बेटा श्रृंखला समावयवता, स्थान समावयवता, क्रियात्मक समूह समावयवता और इस प्रकार की एक दो और समावयवताएं पाई जाती हैं। तो बेटा मैं समय को बर्बाद किए बिना स्टार्ट करता हूं एक एक प्रकार की समावयवता को पढ़ना, और मैं केवल वही समावयवताओं को पढ़ूंगा जो एल्कोहल्स में पाई जाती हैं। तो एल्कोहल में पाई जाने वाली पहली समावयवता को अगर मैं देखूं, नाम है श्रृंखला समावयवता। श्रृंखला समावयवता। बेटा श्रृंखला समावयवता को चेन आइसोमेरिज्म भी कहते हैं। तो अब श्रृंखला समावयवता को चेक करते हैं। अच्छा, श्रृंखला समावयवता नाम से ही रिप्रेजेंट है। अगर आप एल्कोहल्स को चेक करते हो, आपने डिफरेंट टाइप के एल्कोहल को पढ़ा, अगर आपसे पूछा जाए कि एल्कोहल में श्रृंखला किन परमाणुओं की बनी होती है, हाइड्रोजन परमाणुओं की, कि ऑक्सीजन परमाणुओं की, कि कार्बन परमाणुओं की, तो आप कहोगे सर मैंने एल्कोहल के फॉर्मूले में देखा था एक कार्बन दूसरे कार्बन से, दूसरा कार्बन तीसरे कार्बन से कनेक्ट था, अर्थात श्रृंखला किन की बनी थी, कार्बन परमाणुओं की। अगर किसी एल्कोहल के सूत्र में कार्बन परमाणुओं की श्रृंखला में चेंज आ जाए, तो कार्बन परमाणुओं की श्रृंखला में चेंज आने पर जो समावयवता उत्पन्न होगी उस समावयवता को कहा जाएगा श्रृंखला समावयवता। तो सबसे पहले मैं इसकी डिफिनीशन देखता हूं कि श्रृंखला समावयवता किसे कहते हैं। तो लिखेंगे जब दो या दो से अधिक यौगिकों के अणुसूत्र, यौगिकों के
अणुसूत्र आपस में समान होते हैं, आपस में समान होते हैं, परंतु उनमें उपस्थित कार्बन परमाणुओं की श्रृंखलाएं, कार्बन परमाणुओं की श्रृंखला, कार्बन परमाणुओं की श्रृंखला भिन्न भिन्न होती है। डिफरेंट टाइप की कार्बन एटम की चेन होती है, भिन्न भिन्न होती है। यौगिकों में इस प्रकार की समन्वयता, यौगिकों में इस प्रकार की समन्वयता यौगिकों में इस प्रकार की समन्वयता श्रृंखला समन्वयता कहलाती है। यौगिकों में इस प्रकार की समन्वयता श्रृंखला समन्वयता कहलाती है। तो बेटा यौगिकों में इस प्रकार की समन्वयता को श्रृंखला समन्वयता कहते हैं। एक और चीज मैं इंपॉर्टेंट लिखना चाहूंगा श्रृंखला समन्वयता के लिए कि श्रृंखला समन्वयता केवल उन एल्कोहलों में उत्पन्न हो सकती है जिनमें कार्बन परमाणुओं की संख्या 4 या जिन यौगिकों में कार्बन परमाणुओं की संख्या 4 या इससे अधिक होती है। तो मैं इसमें से एक इंपॉर्टेंट चीज और लिखूंगा कि यह समन्वयता, यह का मतलब श्रृंखला समन्वयता, समन्वयता 4 या इससे अधिक कार्बन परमाणु वाले यौगिक ही प्रदर्शित कर पाते हैं, वाले यौगिक ही प्रदर्शित कर पाते हैं। आप केवल उन कंपाउंड पर इस प्रकार के आइसोमेरिज्म को दिखा सकते हो जिनमें कार्बन परमाणुओं की संख्या या तो 4 होती है और या कार्बन परमाणुओं की संख्या 4 से अधिक होती है। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट इनमें से अगर मैं देखूं तो सबसे इंपॉर्टेंट है समन्वयता के फॉर्मूलों को लिख पाना। आपको कोई एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया जाएगा और आपसे कहा जाएगा कि इसके श्रृंखला समन्वयी लिखिए, तब सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि उस फॉर्मूले से श्रृंखला समन्वयियों को लिख पाना। तो मैं एग्जाम्पल के तौर पे रखूंगा एक एग्जाम्पल। मेरे पास एक एग्जाम्पल है, कहता है C4H10O। C4H10O नाम का एक एल्कोहल है और कहता है इस एल्कोहल में हमें श्रृंखला समन्वयी बताने हैं कि कितने श्रृंखला समन्वयी होंगे, हमें बताने हैं श्रृंखला समन्वयी। तो बेटा श्रृंखला समन्वयी को अगर मैं चेक करूं तो मैं बनाना स्टार्ट करता हूं। हमारे पास कार्बन एटम 4 हैं, तो सबसे पहले बेटा 4 कार्बन एटम, 1 2 3 4 बॉन्ड मैंने सिंगल लगा दिए हैं। एक कार्बन एटम पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप या एल्कोहलिक ग्रुप। अब बाकी को मैं चेक करूंगा तो कार्बन की 4 संयोजकता होती है, उस बेसिस पर अगर मैं चेक करूंगा तो इस कार्बन पर तो 2 बॉन्ड हैं, इसलिए मुझे 2 हाइड्रोजन एटम देने चाहिए। इस पर भी 2 बॉन्ड हैं, इस साइड को भी 2 हाइड्रोजन, इसी प्रकार इसको भी 2 हाइड्रोजन। और मैं चेक करूंगा इस कार्बन पर तो कार्बन पर केवल 1 बॉन्ड है, तो इस कार्बन एटम को हाइड्रोजन कितने देने चाहिए? 3।
ये पहली चेन हो गई। इस चेन को कहते हैं नॉर्मल चेन या अशाखित चेन, अशाखित श्रृंखला। अशाखित श्रृंखला का मतलब होता है कार्बन परमाणु एक सीधी लाइन पर रखे हुए हैं। अब मुझे इसकी शाखित चेन बनानी होगी, और शाखित चेन बनाने के लिए बेटा हम करेंगे क्या, अभी कार्बन परमाणुओं को 4 को रखा था सीधी लाइन पर, अब 3 कार्बन परमाणुओं को स्ट्रेट लाइन पे रखा जाएगा। तो बेटा अगर मैं कार्बन परमाणुओं 3 परमाणुओं को स्ट्रेट लाइन पे रखूं तो बेटा पहला एटम, दूसरा एटम, तीसरा एटम, और लास्ट वाले पर एल्कोहलिक ग्रुप, बॉन्ड सिंगल। अभी चेक करते हैं कि चौथा कार्बन एटम कहां गया। तो बेटा वो चौथा कार्बन एटम जो मैंने अभी नहीं लिखा है, भाई यहां पर 4 कार्बन एटम थे, अब यहां पर 3 कार्बन एटम रखा, तो वो जो चौथा कार्बन एटम है मैंने इस सीरीज में इस कार्बन को छोड़ते हुए मैंने यहां पर इसको क्या कर दिया, इस कार्बन एटम को रख दिया, वो चौथे वाले को। वैलेंसी अगर मैं बैलेंस करूंगा, कार्बन हाइड्रोजन 3 एटम रहेंगे, हाइड्रोजन के 3 रहेंगे, यहां बॉन्ड गिनोगे 1 2 3, क्योंकि बॉन्ड ऑलरेडी अवेलेबल हैं, 1 हाइड्रोजन एटम, एंड अगर मैं इस जगह को चेक करता हूं तो 2 हाइड्रोजन एटम। ये मुझे दूसरा फॉर्मूला मिल गया। अब मैं क्या चेक करता हूं, इन फॉर्मूलों को चेक करता हूं। इसमें स्ट्रेट लाइन की चेन है, इसमें शाखित चेन है, ब्रांच चेन। ये स्ट्रेट चेन है, ये ब्रांच चेन है, क्योंकि दोनों में कार्बन परमाणुओं की चेन चेंज हुई। इसमें कोई ब्रांच नहीं है, स्ट्रेट है, इसमें ब्रांच है, क्योंकि कार्बन परमाणुओं की चेन चेंज हो गई, श्रृंखला चेंज हो गई। हम इस प्रकार की समवायता को श्रृंखला समवायता कहते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक और कि बेटा क्या इस फॉर्मूले में और इस फॉर्मूले में अवयवों की संख्या समान है, क्योंकि समावयवता का अर्थ ही होता है समान अवयव वाला। समा का मतलब समान, अवयवता का मतलब अवयव वाले कंपाउंड। तो मैं चेक करूंगा कार्बन कितने, 1 2 3 4, 1 2 3 4 कार्बन। हाइड्रोजन को चेक करूंगा, 3 2 5 2 7 2 9 1 10, 3 3 6 7 2 9 और 1 10, और ऑक्सीजन का एटम 1 है। तो मैं समझ गया इन दोनों कंपाउंड्स का फॉर्मूला C4 है, H10 है और O1 है। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से 2 कंपाउंड बनाए गए, जिनमें से दोनों कंपाउंड में चेन का डिफरेंस है। इसमें स्ट्रेट लाइन पे चेन बनी थी, इसमें ब्रांच चेन बनी थी, और क्योंकि चेन का डिफरेंस है हम इसको कहेंगे चेन आइसोमेरिज्म। अभी एक काम कर लेते हैं, इनके आईयूपीएसी नेम भी पढ़ लेते हैं। आईयूपीएसी नाम क्या है दोनों के बेटा, इसमें से चेक करोगे तो सारे के सारे कार्बन सीधी लाइन पर है, N प्रोपेनॉल, सॉरी ब्यूटेनॉल, क्योंकि कार्बन 4 हैं, N ब्यूटिल एल्कोहल, N ब्यूटिल एल्कोहल, या बेटा इसका एक और नाम है, मैं बोले देता हूं केवल, कार्बन 4 है, ब्यूटेनॉल, ब्यूटेन फर्स्ट ऑल भी जिसे कह सकते हो। इसे हम एक नाम और दे सकते हैं ब्यूटेन, क्योंकि कार्बन 4 है, बॉन्ड सिंगल है, ब्यूटेन। पहले नंबर के कार्बन पर OH लगा है, इसलिए फर्स्ट ऑल, दिस इज ब्यूटेनॉल, या तो ब्यूटेन फर्स्ट ऑल या ब्यूटेनॉल 1। इसके नाम की बात आएगी बेटा, मैं चेक करूंगा इसका नाम क्या है। तो आप इस बात को देखें, सीधी लाइन पर कितना कार्बन है, 1 2 3, 3 कार्बन एटम है, क्योंकि सीधी लाइन पे 3 कार्बन एटम है, इसको प्रोपेन। पहले नंबर पर OH लगा है, इसलिए फर्स्ट ऑल। एक और चीज मैं चेक करूंगा कि सेकेंड नंबर कार्बन एटम पर मेथिल ग्रुप नीचे लटक रहा है, तो मैं इसको बताऊंगा सेकेंड नंबर पर मेथिल ग्रुप है, तो 2 मेथिल प्रोपेन फर्स्ट ऑल। ये फॉर्मूला हो गया। अभी मैं एक श्रृंखला समावयवी में समवायता को और चेक करता हूं कि एक प्रकार की श्रृंखला समवायता और क्या हो सकती है। तो मेरे पास दूसरा कंपाउंड है C4C5 H12O, ये मेरा सेकेंड एग्जाम्पल है, और इस पे श्रृंखला समावयवियों को बनाकर तैयार करना है। तो बड़ा आसान सा है, मैं चेन इसमें भी बनाऊंगा और जल्दी से स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। तो C5 का मतलब मुझे 5 कार्बन परमाणु एक स्ट्रेट लाइन पर रख देने होंगे, लास्ट वाले पर OH ग्रुप, बाकी कार्बन परमाणुओं पर सिंगल बॉन्ड। और मैं वैलेंसी को चेक करूंगा, केवल एक बॉन्ड है इस कार्बन पर, तो 3 हाइड्रोजन, क्योंकि मुझे वैलेंसी 4 बनानी है। एक वैलेंसी अगर बॉन्ड के थ्रू रही तो 3 हाइड्रोजन एटम से संतुष्ट हो जाएगी। इसमें तो 2 बॉन्ड हो गए, तो 2 हाइड्रोजन,
दो बॉन्ड है, दो हाइड्रोजन, दो बॉन्ड है, दो हाइड्रोजन, और बेटा इस पर भी दो हाइड्रोजन बनते हुए पहला कंपाउंड बनेगा। अब दूसरा कंपाउंड कैसे बनेगा कि मैं 5 कार्बन में से क्या करूंगा, 4 कार्बन को स्ट्रेट लाइन में रखूंगा, और 4 कार्बन के बाद जो 5वां कार्बन बचेगा उसे एक कार्बन पर ब्रांच की तरह लटका दूंगा। तो मैं जल्दी से दूसरा फॉर्मूला बनाता हूं कि अब 5 कार्बन थे, अब बेटा 4 कार्बन का नंबर आएगा, 1 2 3 4। अब वो जो 5वां कार्बन है मैंने उसे चेन की तरह लटका दिया, ब्रांच बना दिया। फिर से वैलेंसी को अगर आप बैलेंस करने जाओगे तो इसमें से 3 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन, 3, और बेटा मैं इसको थोड़ा सा सही करूंगा CH2OH। तो ये दूसरा बन गया। अब बेटा इसके अलावा भी कोई बनाना पड़ेगा क्या, इसके अलावा भी कोई चेन आइसोमेरिज्म का फॉर्मूला बनाया जा सकता है? बिल्कुल बनाया जा सकता है। अभी तक 4 कार्बन एटम एक स्ट्रेट लाइन पर अलाइन कर रहे थे, अब 3 कार्बन एटम एक स्ट्रेट लाइन पर होंगे। सर टोटल कार्बन तो 5 थे, तो 3 कार्बन स्ट्रेट लाइन पर, 1 कार्बन स्ट्रेट लाइन के ऊपर और 1 कार्बन स्ट्रेट लाइन के नीचे। तो देखो उस फॉर्मूले को कैसे बनाएंगे, उस फॉर्मूले को बेटा इधर बनाते हैं। अब इस बार 3 कार्बन एटम 1 2 3 OH, 1 कार्बन ऊपर 1 कार्बन नीचे, 1 2 3 4, और बेटा एक बीच वाला 5 कार्बन एटम तो हो गए, 3 सी स्ट्रेट लाइन पर हो गए, एक स्ट्रेट लाइन पर ऊपर, एक स्ट्रेट लाइन पर नीचे। मैं चेक करूंगा तो बेटा इसको बैलेंस करने के लिए 3 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन चाहिए। अब हमारा फॉर्मूला बनकर तैयार है। तो बेटा इस प्रकार से कंपाउंड को बनाकर निर्माण करते हैं। अगर कभी चेन आइसोमेरिज्म की बात आती है, आप एक एक कार्बन एटम को कम करते रहिए, और जो कार्बन एटम कम होते हैं उनको ब्रांच के फॉर्म में आप एक एक्स्ट्रा कार्बन एटम पर लटकाते रहिए। जो कार्बन एटम कम किया उसको मैंने ब्रांच पे लटका दिया। अब इनके फॉर्मूलों के नाम पढ़ते हैं अगर, तो बेटा ये पहला फॉर्मूला है, कार्बन 5 है, पहले नंबर के कार्बन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप या अल्कोहलिक ग्रुप लगा है, तो मैं इसको कहूंगा पेंटेनॉल या पेंटेन फर्स्ट ऑल। अभी इस कार्बन परमाणुओं की श्रृंखला वाले अल्कोहल की बात आएगी तो बेटा मैं नंबर डालूंगा, सबसे लंबी लॉन्गेस्ट चेन चाहिए हमें, 1 2 3 4 कार्बन एटम, सबसे ज्यादा कार्बन परमाणु सीधी श्रृंखला पर हैं, और उसमें से भी मैं चेक करता हूं कि सीधी श्रृंखला पर कार्बन परमाणु 4 हैं, इसलिए ब्यूटेन, क्योंकि OH ग्रुप लगा है, ब्यूटेन 1 ऑल इसलिए लगाया क्योंकि पहले नंबर के कार्बन पर ही OH जुड़ा है, 1 ऑल। अभी एक और चेक करना पड़ेगा कि दूसरे नंबर के कार्बन पर मेथिल ग्रुप है, तो मैं लिखूंगा 2 मेथिल ब्यूटेन फर्स्ट ऑल। उस फॉर्मूले की बात करेंगे कि उस फॉर्मूले पर को कैसे हम नाम दें। तो बेटा ये फर्स्ट नंबर कार्बन, ये सेकंड नंबर कार्बन, ऊपर भी जाओगे तीसरा कार्बन, नीचे भी जाओगे तीसरा कार्बन होगा, सामने भी आगे तो भी तीसरा कार्बन, मतलब यही लॉन्गेस्ट चेन है। अब मैं इस पर बात करूंगा तो सबसे पहली चीज, सीधी लाइन पर कितने कार्बन है, 3 को कहते हैं प्रोपेन, इसलिए लिखा, बॉन्ड सिंगल है, और बेटा फर्स्ट ऑल का मतलब पहले नंबर के कार्बन पर OH ग्रुप लगा है। अभी मैं चेक करूंगा कि दूसरे नंबर कार्बन पर एक मेथिल ऊपर और दूसरे नंबर के कार्बन पर ही एक मेथिल नीचे, तो क्योंकि ऊपर वाला मेथिल नीचे वाला मेथिल, ऊपर वाला मेथिल दूसरे नंबर पर, नीचे वाला मेथिल भी दूसरे नंबर पर, तो 2,2, एक बार 2 ऊपर वाले मेथिल के लिए, एक बार 2 नीचे वाले मेथिल के लिए। इस प्रकार से मेथिल ग्रुप कितनी बार हो गए, 2, तो 2 बार मेथिल ग्रुप होने के लिए डाई मेथिल। तो बेटा फॉर्मूला बनके तैयार हुआ 2,2 डाई मेथिल प्रोपेन फर्स्ट ऑल। तो इस प्रकार से बेटा आप श्रृंखला समझौता को समझ सकते हैं कि श्रृंखला समझौता अल्कोहलों में किस प्रकार से होती है। आप चेन बनाते चले जाइए और इस प्रकार की चेन को बनाइए कि पहली बार जितने कार्बन परमाणु श्रृंखला पर हों सीधी लाइन पर, उनमें से एक कम करके ब्रांच बना दो, फिर एक कम करके फिर से एक और ब्रांच बना दो। इस प्रकार से ब्रांच बनाते हुए आप जितने मैक्सिमम फॉर्मूले लिख सकते हैं आप उन फॉर्मूलों को लिखिए, और उन फॉर्मूलों को लिखने पर जब आपके कई फॉर्मूले बनकर तैयार हो जाएंगे, हम कहेंगे ये सारे के सारे फॉर्मूले एक दूसरे के साथ श्रृंखला समन्वय प्रदर्शित करते हैं।
तो बेटा ये श्रृंखला समवायता हो गई, जिसमें से कार्बन परमाणुओं के मॉलिक्यूलर फॉर्मूले सेम थे, बट अगर मैं चेक करता हूं तो इनके स्ट्रक्चर में जो श्रृंखला बनती थी वो डिफरेंट टाइप की थी। तो बेटा मैं इस प्रकार की समवायता को मिटा देता हूं। हम इसके बाद पढ़ते हैं दूसरे प्रकार की समवायता कि अल्कोहलों में और कौन सी समवायता पाई जाती है। आप इसको नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रकार की समवायता आती है स्थिति या स्थान समवायता। अगर डेफिनेशन में देखा जाए जरा सा चेंज केवल होगा और बाकी समवायता का टाइप लगभग वैसा ही रहेगा। क्या चेंज होगा? क्योंकि स्थान समवायता है। पिछली बार श्रृंखला समवायता हुई थी तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम था, श्रृंखला चेंज हो गई थी। अब इस बार स्थान समवायता है तो मॉलिक्यूलर सेम रहेगा, परंतु इस बार जो है स्थान चेंज होगा। तो किसका स्थान चेंज होगा? कार्बन का स्थान चेंज होगा कि हाइड्रोजन का कि ऑक्सीजन का? तो बेटा उसने साफ लिख रखा है एल्कोहलिक ग्रुप का स्थान चेंज होगा। एल्कोहलिक ग्रुप कभी 1 नंबर के कार्बन पर, एल्कोहलिक ग्रुप कभी 2 नंबर के कार्बन पर, एल्कोहलिक ग्रुप कभी 3 नंबर के कार्बन पर लटक जाएगा, आ जाएगा, परंतु मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में कोई चेंज आने नहीं देगा। तो मैं पढ़ूंगा इसको क्या कहता है कि स्थान समवायता किसे कहते हैं, जिसे हम पोजीशन आइसोमेरिज्म के नाम से भी जानते हैं। कहता है जब 2 या 2 से अधिक यौगिकों के अणुसूत्र आपस में समान होते हैं। आपको 2 या 2 से अधिक मॉलिक्यूलर फॉर्मूले दिए गए जिनके जो आपस में समान थे। जितने पहले मॉलिक्यूल में जितने एटम थे दूसरे मॉलिक्यूल में भी उतने एटम थे, परंतु उनमें उपस्थित एल्कोहलिक समूह, परंतु क्योंकि एल्कोहल में समवायता पढ़ रहे हैं तो उसमें एल्कोहलिक समूह भी होगा और उस एल्कोहलिक समूह का जो स्थान हो वो डिफरेंट होता जाएगा, स्थान बदलता जाएगा। और स्थान बदलने के कारण यौगिकों में इस प्रकार की समवायता को हम क्या कहते हैं? स्थान समवायता कहते हैं। अब स्थान समवायता में एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है? जैसे श्रृंखला समवायता में आपने पढ़ा था, श्रृंखला समवायता तब उत्पन्न होती है जब कार्बन एटम की संख्या 4 या 4 से अधिक होती है। ऐसे कंपाउंड श्रृंखला समवायता को दिखाते हैं। सेम उसी प्रकार स्थान समवायता को प्रदर्शित करने वाले यौगिकों में कार्बन परमाणुओं की संख्या 3 या 3 से अधिक होनी चाहिए, तब स्थान समवायता प्रदर्शित करेंगे। तो बेटा समय को बर्बाद किए बिना मैं जल्दी से स्थान समवायता के लिए कुछ एग्जाम्पल दिखाता हूं, फिर आप उससे समझ जाओगे। जैसे मेरे पास एक एग्जाम्पल मिला, मैं लगभग उन्हीं एग्जाम्पल में चलता हूं। एक बड़े सरल सा है, कहता है C3H8O के स्थान समावयवी लिखिए। स्थान समावयवी लिखो। आपको ये दिया गया एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया गया, उस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के बेसिस पर आपको स्थान समावयवी लिखने हैं। तो मैं स्थान समावयवी लिखता हूं। बेटा कार्बन 3 है, फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, और इन 3 कार्बन में स्थान का मतलब है मैं पहला एल्कोहलिक ग्रुप फर्स्ट नंबर पे लगा देता हूं। और बेटा बॉन्ड क्योंकि सिंगल है, आप इस बात को समझ सकते हो, कार्बन पर इस कार्बन पर 2 बॉन्ड हैं भी, तो 2 हाइड्रोजन एटम। इस कार्बन पर भी 2 बॉन्ड हैं, एक ये बॉन्ड एक ये, तो 2 हाइड्रोजन एटम। क्योंकि इस कार्बन पर केवल एक बॉन्ड है ये वाला, इस पर 3 हाइड्रोजन एटम, क्योंकि मुझे कार्बन के बॉन्ड 4 बनाने हैं। जितने पहले से अवेलेबल हैं तो ठीक है, और नहीं तो उतने ही हाइड्रोजन एटम देकर उसके 4 बॉन्ड बना डालो। अब मुझे इस कार्बन परमाणुओं से बने यौगिक का अगर नाम पढ़ना होगा, मैं क्या देखूंगा? मेरे पास 3 कार्बन है और इन 3 कार्बन में पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन। पहले नंबर के कार्बन पर भी ही एल्कोहलिक समूह लगा है, तो कार्बन 3 को प्रोपेन, 1 नंबर पर एल्कोहलिक ग्रुप तो 1 ऑल, तो प्रोपेन 1 ऑल पहला फॉर्मूला हो गया। अब इसमें से क्या लिखा था? एल्कोहलिक समूह का स्थान भिन्न भिन्न होगा। तो बेटा मैं क्या करता हूं, परंतु उनमें एल्कोहलिक समूह का स्थान भिन्न भिन्न होता है, तो मैं अब इस एल्कोहलिक समूह का स्थान भिन्न भिन्न कर दूंगा। तो मैंने फिर से कार्बन लिखे, और कार्बन में मैं एल्कोहलिक समूह जो फर्स्ट नंबर पे था मैंने इसको कहां कर दिया? सेकेंड नंबर पर कर दिया। और वैलेंस करने के लिए 3, 1 एंड 3 हाइड्रोजन एटम। मैं चेक करूंगा इसमें से फॉर्मूला क्या डिफरेंट हो रहा है। बेटा कार्बन 3 थे, इसमें भी कार्बन 3 है, हाइड्रोजन 3, 2, 5, 2, 7, 1, 8,
3 3 6 7 8 और ऑक्सीजन एक एटम, मतलब दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। बेटा इसका नाम अगर पढ़ेंगे, ये कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, ये कार्बन नंबर 3, 3 कार्बन एटम एक साथ हैं तो प्रोपेन। बेटा सेकंड नंबर पर एल्कोहलिक ग्रुप लगा इसलिए 2 ऑल, नाम से ही समझ गए, ये 1 ऑल था, ये 2 ऑल हो गया, 1 ऑल और 2 ऑल, अर्थात पोजीशन क्या हो गई, चेंज हो गई, स्थान चेंज हो गया। अब बेटा एक और फॉर्मूला हम बना सकते हैं। कैसे फॉर्मूला बना सकते हैं कि कार्बन 3 एटम रखेंगे, अभी सबसे राइट साइड वाले कार्बन पर एल्कोहलिक ग्रुप लगा, फिर मिडिल वाले पर अब लेफ्ट पर लगाएंगे CH2 CH2 CH3, और मैं अगर इस पर एल्कोहलिक ग्रुप लगा देता हूं तो बेटा इस पर एल्कोहलिक ग्रुप लगाने से मुझे एक चीज की प्रॉब्लम आने लगेगी। क्यों? अब क्योंकि एल्कोहलिक ग्रुप यहां पड़ा है इसलिए मैं यहां से नंबर डालूंगा। अब जिधर से एल्कोहलिक ग्रुप नजदीक पड़ जाएगा उधर से ही नंबर डालते हैं। अब इस पे क्या था कि एल्कोहलिक ग्रुप दोनों ओर से बराबर दूरी पर था, इसलिए किसी ओर से नंबर डाल सकते थे। इसमें एल्कोहलिक ग्रुप लेफ्ट साइड पर नजदीक है, इधर से नंबर डालेंगे, और इस सिचुएशन पर फिर क्या बनेगा, प्रोपेन फर्स्ट ऑल। और यार प्रोपेन फर्स्ट ऑल तो मैं पहले से लिख चुका हूं, तो इसलिए ये जो लास्ट का फॉर्मूला होगा ये कोई फर्क नहीं डाल पाएगा केमिकल पर। इसलिए मैं बताऊंगा कि प्रोपेन 2 ऑल के स्थान समावयवियों की बात की जाए तो स्थान समावयवी केवल 2 ही होते हैं। कभी कभी ऐसा भी आ जाता है, आपको फॉर्मूला देता है, बोलता है इसके कितने स्थान समावयवी बन पाएंगे, आप उसको चेक करते हैं कितने स्थान समावयवी बनते हैं, फिर इसके बाद आप आंसर देते हैं। एक और फॉर्मूले को एग्जाम्पल पर देखेंगे हम लोग, C4H10O के स्थान समावयवी चाहिए हमें, के स्थान समावयवी आपको बताने हैं कि इसके कितने स्थान समावयवी होंगे और कौन कौन से फॉर्मूले भी लिख के दिखाने। आसान सा है बेटा, 4 कार्बन एटम को लिखते हैं, 1 2 3 4। अब इस कार्बन एटम में एक होगा क्या, पहली बार एल्कोहलिक ग्रुप सबसे कॉर्नर वाले एटम पर, कार्बन एटम पर हाइड्रोजन 2, यहां पर 3, ये पहला फॉर्मूला बना। हाइड्रोजन उतने ही रखने हैं जितने से कार्बन की वैलेंसी 4 हो पाए। अभी इसको और आगे चेक करेंगे। अब क्या करें, कार्बन के एटम 4 ही रहेंगे बेटा, चेंज क्या होगा, एल्कोहलिक ग्रुप जो कॉर्नर पे लगा था उसका स्थान चेंज हो गया। क्यों, स्थान समावयवता है इसलिए। 1 हाइड्रोजन एटम, 2 हाइड्रोजन एटम एंड 3 हाइड्रोजन एटम, ये चेंज हो गया। अभी बात आएगी कि अब क्या करें। अभी एक काम करेंगे, OH ग्रुप को यहां से हटाएंगे, इधर पर चेंज करके लगा देंगे क्योंकि स्थान चेंज करना है। लेकिन बेटा ये आप अपने दिमाग से भी सोच सकते हो, अगर मैं इस एल्कोहलिक ग्रुप को यहां पर लगा दूंगा, इस जगह पर लगा दूंगा, तो आप सोचें एक चीज, पहले बार जब हमने एल्कोहल का फॉर्मूला पढ़ा पहले नंबर पर OH लगा है, दूसरी बार जब मैंने पढ़ा दूसरे नंबर पर OH लगा है। अब जब मैं यहां लगा दूंगा एल्कोहलिक ग्रुप, सोचो यहां पर एल्कोहलिक ग्रुप लग जाएगा तो अब ये इधर से दूसरे नंबर पर हो जाएगा। अभी उधर से दूसरे नंबर पर है, फिर इधर से दूसरे नंबर पर हो जाएगा, मतलब रहेगा वो दूसरे नंबर पर ही। इसलिए मैं एक काम करता हूं कि मैं इसका अब अलग से फॉर्मूला कोई नहीं बनाऊंगा। क्यों, क्योंकि अगर मैं इसका नाम पढ़ने के लिए आया तो मैं इसका नाम पढ़ूंगा ब्यूटेन फर्स्ट ऑल। इसका नाम पढ़ने का आया तो ब्यूटेन सेकेंड ऑल। अब बेटा अगर मैं कार्बन में से हाइड्रोक्सिल ग्रुप को चेंज भी करूंगा स्थान तो भी ब्यूटेन 2 ऑल ही बनेगा, क्योंकि तब एल्कोहलिक ग्रुप इधर से नजदीक पड़ जाएगा लेफ्ट साइड से, और आपको सेम फार्मूला दोबारा से मिल जाएगा। इसलिए ऐसा कहते हैं कि C4H10O के स्थान समावयवी भी चेक करोगे तो आपको 2 मिलेंगे। कौन कौन से, ब्यूटेन फर्स्ट ऑल एंड ब्यूटेन 2 ऑल। और दोनों में से आप चेक भी कर सकते हो, कार्बन 4 होंगे, जैसे कार्बन 4 लिखा 1 2 3 4, 1 2 3 4, हाइड्रोजन 10 थे तो 3 2 2 2 1 मिलकर 10 बनेगा, और यहाँ भी हाइड्रोजन एटम 10 मिलेंगे, ऑक्सीजन 1 1 मिलेगा। तो ये बेटा हो गया, अगर मैं देखता हूं स्थिति या स्थान समावयवता किसमें, एल्कोहलिक फॉर्मूलों पर। मैं नेक्स्ट नंबर पे चलूंगा और इस बात को चेक करूंगा कि क्रियात्मक समूह समावयवता क्या होती है, क्रियात्मक समावयवता क्या होती है। तो बेटा इसके लिए आप इसको नोट कर सकते हैं, मैं मिटा देता हूं।
बेटा नेक्स्ट प्रकार की समावयवता है क्रियात्मक समावयवता। पहले मैं पढ़ना चाहूंगा क्रियात्मक समावयवता होती क्या है। कहता है जब दो या दो से अधिक यौगिकों का अणुसूत्र आपस में समान होते हैं। ये बेटा बात हर एक समावयवता के लिए फिक्स है कि जब दो या दो से अधिक यौगिकों के अणुसूत्र आपस में समान होते हैं, परंतु उनमें उपस्थित क्रियात्मक समूह, फंक्शनल ग्रुप, क्रियात्मक समूह का मतलब एल्कोहल ग्रुप किसी दूसरे ग्रुप में चेंज हो जाएगा। तो क्रियात्मक समूह कैसे होते हैं? भिन्न भिन्न होता है। और जब क्रियात्मक समूह भिन्न भिन्न होता है तो हम यौगिकों में इस प्रकार की समावयवता को कहते हैं क्रियात्मक समावयवता। एक और इंपॉर्टेंट चीज है, क्रियात्मक समावयवता जो होती है ये तब उत्पन्न होती है जब कार्बन परमाणुओं, किसी यौगिक में कार्बन परमाणुओं की संख्या 2 हो या 2 से अधिक हो जाए। एक और इंपॉर्टेंट चीज है, मैं इसमें लिखूंगा कि एल्कोहल, कोई भी एल्कोहल हो, ईथर के साथ क्रियात्मक समावयवता, तमक समावयवता, या ऐसा भी लिख सकते हैं क्रियात्मक समूह समावयवता, समूह समावयवता को प्रदर्शित करता है, को प्रदर्शित कहने का मतलब यह है बेटा इसके कि अगर आपके पास कोई एल्कोहल है और आप उसका क्रियात्मक समूह समावयवता लिखना चाहते हैं तो जो हमारा एल्कोहल होगा वो क्रियात्मक समूह समावयवता के दौरान दूसरा कंपाउंड ईथर बनाएगा, अर्थात एक ईथर और एक एल्कोहल, ये दोनों एक दूसरे से क्रियात्मक समूह समावयवता रखेंगे। तो बेटा मैं इसका एग्जाम्पल लिख के समझाऊंगा तब आपको ज्यादा बेटर लगेगा। तो मैं क्रियात्मक समूह समावयवता का एग्जाम्पल अगर लिखता हूं, आपको पहले से पता है यह समावयवता 2 या 2 से अधिक कार्बन परमाणु वाले यौगिक ही प्रदर्शित कर सकते हैं, इससे कम वाले तो प्रदर्शित ही नहीं कर सकते। मुझे 2 कार्बन परमाणु वाला एक एग्जाम्पल देखना होगा, तो मेरे पास 2 कार्बन परमाणु वाला एक एग्जाम्पल है C2H6O। मुझे कौन सी समावयवता दिखानी है? क्रियात्मक समावयवता लिखना है, क्रियात्मक समावयवी लिखो। जैसे मेरे से क्वेश्चन आ गया कि आपको इस कंपाउंड का, इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले वाले कंपाउंड का क्रियात्मक समावयवी लिखना है, बड़ा आसान सा। सबसे पहले तो मैं इसका एल्कोहल बनाऊंगा और एल्कोहल बन जाएगा, इसके बाद मैं उसे ईथर में बनाने की कोशिश करूंगा। तो एल्कोहल कैसे बनेगा, इससे अगर मैं चेक करता हूं, एल्कोहल बनेगा C2H5OH। बेटा इसको ऐसे भी लिख सकते हैं C2H5OH को CH3CH2OH। आप जानते होंगे C2H5OH को CH3CH2OH भी लिख सकते हैं। ये तो एल्कोहल हो गया। इस एल्कोहल को कहते हैं एथेनॉल। एथेनॉल। अब एथेनॉल में से एक चीज सोच सकते हो आप, क्या सोच सकते हो? सर जी आपने जितने भी एल्कोहल लिखे उनमें से आपने ये बताया कि प्रोपेन फर्स्ट ऑल, प्रोपेन 2 ऑल, ब्यूटेन 1 ऑल, पेंटेन 3 ऑल, आपने पोजीशन भी बताई है 3 ऑल की 2 ऑल। लेकिन सर इस फॉर्मूले में एथेनॉल केवल लिख दिया, ना फर्स्ट ऑल ना सेकेंड ऑल, कुछ बताया ही नहीं। तो बेटा इसलिए नहीं बताया गया क्योंकि इसमें कार्बन एटम कितने हैं? 2। चाहे एल्कोहल पहले वाले कार्बन पर लग जाए, इधर से फर्स्ट ऑल हो जाएगा। अगर इधर एल्कोहल इस कार्बन पर लगा होता तो इधर से फर्स्ट ऑल होता। अर्थात हर एक परिस्थिति पर एल्कोहल फर्स्ट ऑल ही बनाता, एथेन फर्स्ट ऑल ही बनाता, क्योंकि हर एक पोजीशन पर एथेन फर्स्ट ऑल बनाता। एथेन का 2 ऑल कभी बनता ही नहीं, जब बनता फर्स्ट ऑल बनता एथेन का, इसलिए मैंने उसका एथेनॉल नाम ही दे दिया है। अगर संभावना होती कि एथेन का 2 ऑल भी बन सकता है तो मैं नाम की पोजीशन वहां बताता, लेकिन मुझे पता है हमेशा फर्स्ट ऑल बनेगा, तो मुझे स्थान बताने की कोई जरूरत नहीं है उस समय। अब मैं क्या करूंगा, मैंने एल्कोहल तो ले लिया, मुझे ईथर लिखना है। ईथर को कैसे लिख सकते हैं बेटा? ऑक्सीजन बीच में रखा, इसके 2 ऑबन, इसकी वैलेंसी 2 होती है तो मैंने इसके 2 बॉन्ड बना दिए। अब मुझे एक पर सिंगल बॉन्ड के साथ CH3 लगा देना है, एक के साथ सिंगल बॉन्ड के साथ CH3 लगा देना है। फॉर्मूलों को चेक करूंगा तो कार्बन 2, हाइड्रोजन 5, 1, 6, ऑक्सीजन 1। इनमें भी फॉर्मूले को चेक करोगे, कार्बन 2, हाइड्रोजन 6, ऑक्सीजन 1। अर्थात ये एल्कोहल वाला फॉर्मूला
और ये ईथर वाले फॉर्मूले का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बट इसमें से क्रियात्मक समूह एल्कोहलिक है और इसमें से क्रियात्मक समूह है ईथर। एल्कोहलिक क्रियात्मक समूह, इसमें ईथर क्रियात्मक समूह, अर्थात फॉर्मूला सेम परंतु फंक्शनल ग्रुप चेंज हो गया। इसका फंक्शनल ग्रुप एल्कोहलिक और इसका फंक्शनल ग्रुप ईथर। क्योंकि फंक्शनल ग्रुप चेंज हो गया, हम कहेंगे ये क्रियात्मक समूह समावयवी है। अब क्रियात्मक समूह समावयवी को मैं एक प्रकार से और लिख सकता हूं, मेरे पास एक और एग्जाम्पल आता है क्रियात्मक समूह समावयवी का कि आया C3H8O, इसके भी मुझे क्या लिखने हैं, क्रियात्मक समूह समावयवी लिखने हैं। समूह समावयवी। अब क्रियात्मक समूह समावयवी कहेगा, बिल्कुल फॉर्मूला आसान है। पहला काम है मुझे एल्कोहल पर एक फॉर्मूला बनाना होगा, तो कार्बन 3 परमाणुओं पर एल्कोहल के फॉर्मूले को आप बना चुके हो। इसमें से हाइड्रोजन के 2 एटम रहते हैं, इसमें से 2 एटम रहते हैं, इसमें से 3 एटम हो जाते हैं। ये पहला हो गया एल्कोहल पर। लेकिन मुझे पता है जो एल्कोहल है वो किसके साथ क्रियात्मक समूह समावयवता दिखाता है, ईथर के साथ। तो मुझे क्या करना होगा, मुझे एल्कोहल के बाद एक फॉर्मूला ईथर का भी लिखना होगा। जस्ट बगल में मैंने एक फॉर्मूला ईथर का लिखा, कैसे, ऑक्सीजन 2 सिंगल बॉन्ड। अब सोचने वाली बात है, यहां पर कार्बन के 2 एटम थे, ऑक्सीजन के एक कार्बन एटम लेफ्ट साइड पे चला गया, एक कार्बन एटम राइट साइड पे चला गया, लेकिन इस पे तो कार्बन के 3 एटम हैं। अब आपके लिए एक मजबूरी है कि आप एक कार्बन एटम एक तरफ रखोगे ऑक्सीजन के और 2 कार्बन एटम दूसरी ओर रखोगे। जहां चाहो, मैं तो एक कार्बन इधर रखे लेता हूं, 2 कार्बन इधर रखे देता हूं। 2 कार्बन रखोगे तो बेटा यहां CH3 बनेगा, यहां CH2, यहां CH3। फॉर्मूले को और चेंज किया जा सकता है, इसी को कैसे लिख सकते हैं, CH3O C2H5, इन दोनों को जोड़ दिया C2H5। इसमें क्रियात्मक समूह एल्कोहल है और उसमें क्रियात्मक समूह ईथर है। क्योंकि इसमें एल्कोहलिक क्रियात्मक समूह है, उसमें ईथर क्रियात्मक समूह है, ये एक दूसरे के साथ क्रियात्मक समूह समावयवी है। इसको प्रोपेन 1 ऑल, और बेटा इसको पढ़ेंगे तो देखो इसको ऐसे पढ़ सकते हैं, मेथ, कार्बन एक है मेथ ऑक्सी, मेथ ऑक्सी, कार्बन 2 है इसलिए एथेन, इथेन, तो फॉर्मूला बन जाएगा मेथॉक्सी एथेन। और एक इसको पढ़ सकते हैं मेथिल एथिल ईथर, एथिल मेथिल ईथर, ये इसका दूसरा नाम भी हो सकता है। तो इस प्रकार से बेटा नेक्स्ट समावयवता हो गई क्रियात्मक समूह समावयवता। बेटा मैं इसको मिटा देता हूं, एक लास्ट प्रकार की समावयवता बचती है जिसको जल्दी से पढ़ लेते हैं, आप इसको नोट कर सकते हैं। मैं नेक्स्ट प्रकार के आइसोमेरिज्म पर चलता हूं। तो बेटा लास्ट प्रकार की समावयवता को पढ़ते हैं जो एल्कोहलों में पाई जाती है, प्रकाशिक समावयवता, जिसे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी कहते हैं। मैं इसको पढ़ के सुना देता हूं। कहता है जब 2 या 2 से अधिक यौगिकों के अणुसूत्र आपस में समान हो, मैं पहले भी बता चुका हूं ये लाइन फिक्स है, परंतु वे समतल ध्रुवित प्रकाश को भिन्न भिन्न दिशाओं में क्या कर सकते हैं, घुमा सकते हैं। अब मैं बात करूंगा समतल ध्रुवित प्रकाश को भिन्न भिन्न दिशाओं में घुमा सकते हैं। एक नॉर्मल, अगर आप कोई केमिकली फॉर्मूला ले लो, कोई नॉर्मल एल्कोहल आप ले लेते हो, तो नॉर्मल एल्कोहल पे क्या होता है, जब आप समतल ध्रुवित प्रकाश को आरोपित करते हो, तो जो समतल ध्रुवित प्रकाश जिस डायरेक्शन में जाता है उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होती। समतल ध्रुवित प्रकाश का मतलब क्या है, मैं पहले इसको बता दूं। समतल ध्रुवित प्रकाश वो प्रकाश होता है जिसमें से जिसके वैद्युत वेक्टर एक ही दिशा में कंपन करते हैं। वैद्युत वेक्टर एक ही दिशा में कंपन क्या करते हैं, जैसे ये लाइट है, अगर ये समतल ध्रुवित प्रकाश है और ये मैंने यहां से आगे की ओर भेजी, तो जो इस लाइट के वैद्युत वेक्टर होंगे वो केवल एक ही दिशा में कंपन करते रहेंगे और लाइट उसी दिशा में कंपन करते हुए आगे जाती रहेगी। जो अध्रुवित प्रकाश होता है, अध्रुवीय प्रकाश होता है, इसमें लाइट क्या रहती है, इसमें लाइट जब चलती है एक स्थान से गति करती है तो उसमें जो वैद्युत वेक्टर होते हैं वो हर एक दिशा में, वो हर एक डायरेक्शन में मूव करती है, आगे की ओर चलती है, लेकिन वैद्युत वेक्टर उसके हर एक दिशा में कंपन करते हैं, हर एक दिशा में कंपन करते हैं। तो समतल ध्रुवित प्रकाश होता है जिसमें से हमारा जो लाइट का वैद्युत वेक्टर है वो एक
सिंगल डायरेक्शन में क्या करता है, कंपन करते हुए आगे की ओर गति करता है। तो कहता है अगर मेरे पास कोई सामान्य अल्कोहल है, उसका केमिकल फॉर्मूला है, अगर मैं उस केमिकल को कांच के एक बर्तन पर भर के रख देता हूं, तो कांच के एक बर्तन पर भर के रख देने पर होता क्या है, जैसे मैं समतल ध्रुवित प्रकाश को आरोपित करता हूं, मैं देखता हूं अगर समतल ध्रुवित प्रकाश मेरा इस डायरेक्शन में कंपन करते हुए आगे की ओर बढ़ रहा है, तो केमिकल को जब वो समतल ध्रुवित प्रकाश पार करता है और केमिकल के पीछे रखे हुए पर्दे पर मुझे उसी समतल ध्रुवित प्रकाश की इमेज देखनी होती है, मैं क्या देखता हूं, समतल ध्रुवित प्रकाश की इमेज बिल्कुल उसी डायरेक्शन में आ रही है। यह एक नॉर्मल केमिकल की बात है। अगर जब नॉर्मल केमिकल में क्या होता है, समतल ध्रुवित प्रकाश की डायरेक्शन चेंज ही नहीं होती, जिस डायरेक्शन में वो समतल ध्रुवित प्रकाश गया, केमिकल को मैंने आगे रखा, केमिकल को पार किया उसने, आगे जो स्क्रीन रखी है, पर्दा रखा है, उस पर्दे पर बिल्कुल उसी डायरेक्शन पर उसने इमेज बनाई, सेम डायरेक्शन पर इमेज बनाई। मैंने कहा ये जो हमारा केमिकल, ये जो अल्कोहल है, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है, अर्थात ये प्रकाशिक समन्वयता को प्रदर्शित नहीं कर पाता है। तो अब बात आती है प्रकाशिक समन्वयता को प्रदर्शित कौन से केमिकल करते हैं। तो बोलता है प्रकाशिक समन्वयता को केवल वे केमिकल प्रदर्शित करते हैं जिनमें असममित कार्बन परमाणु होता है। अभी मैं बात करूंगा असममित कार्बन परमाणु क्या होती है, एक एक चीज को देखते हैं। असममित कार्बन परमाणु ऐसा कार्बन परमाणु होता है जिसके चारों संयोजकताएं अलग अलग समूहों द्वारा जुड़ी हों। जैसे अलग अलग समूहों का मतलब, जैसे यहां CH3 लिखा हुआ है, यहां H लिखा हुआ है, इधर आप OH लिख देते हैं और इधर पे भी कोई एक ग्रुप लगा देते हैं। जैसे मैंने यहां ग्रुप लगा रखा है C2H5 और यहां आप सही करके 4 कर लीजिए। अब मैं इस कार्बन एटम को देखता हूं तो कार्बन एटम की पहली वैलेंसी मेथिल ग्रुप से, कार्बन एटम की दूसरी वैलेंसी एथिल ग्रुप से, कार्बन एटम की तीसरी वैलेंसी हाइड्रोजन से और कार्बन की चौथी वैलेंसी है वो एल्कोहलिक ग्रुप से जुड़ी है। क्योंकि कार्बन की चारों संयोजकताएं डिफरेंट टाइप के ग्रुप से अटैच्ड हैं, हम ऐसे कार्बन परमाणु कहते हैं असममित कार्बन परमाणु। अगर किसी एल्कोहल पर असममित कार्बन परमाणु है, अवेलेबल है, और उस असममित कार्बन परमाणु पर मैं क्या करता हूं, असममित कार्बन परमाणु वाले एल्कोहल को कांच के एक पात्र में बंद किया और कांच के एक पात्र में बंद करने के बाद मैंने क्या किया, ऐसा कुछ मैंने समतल ध्रुवित प्रकाश लिया, फिर मैंने कांच का एक पात्र लिया, उस कांच के पात्र में मैं असममित कार्बन परमाणु वाले एल्कोहल को मैंने भर दिया, एल्कोहल को मैंने भर दिया जो असममित कार्बन परमाणु रखता है। अब पीछे की ओर मैंने क्या किया, एक स्क्रीन लगा दिया। अब जब मैं उस एल्कोहल पर जिस पर असममित कार्बन परमाणु है, असममित कार्बन परमाणु का मतलब चारों संयोजकताएं जिसकी अलग अलग ग्रुप से अटैच है, मैं ऐसे एल्कोहल पर जैसे ही मैं चेक करता हूं कि मैं इस पर समतल ध्रुवित प्रकाश को भेजता हूं, तो समतल ध्रुवित प्रकाश की डायरेक्शन ये थी, लेकिन जैसे ही एल्कोहल को पार किया समतल ध्रुवित प्रकाश ने, समतल ध्रुवित प्रकाश की डायरेक्शन थोड़ी सी बदल गई, डायरेक्शन थोड़ी सी चेंज हो गई। सामने थी, हल्का सा क्या हो गई, एंगुलर हो गई, हल्का सा मुड़ गई, हल्का सा घूम गई, और मैंने ऐसा मान लिया कि थीटा एंगल से मुड़ गई। हम ऐसे एल्कोहलों को कहते हैं कि ऐसे एल्कोहलों में प्रकाशिक सक्रियता है, और क्योंकि ऐसे एल्कोहलों में प्रकाशिक सक्रियता है, वो समतल ध्रुवित प्रकाश को घुमा सकते हैं। समतल ध्रुवित प्रकाश को घुमाने के आधार पर मैंने देखा कि यौगिक ऑप्टिकली एक्टिव है, प्रकाशिक समन्वयता दिखा सकता है। अब बात आती है सर, अगर ये प्रकाश को घुमा सकता है तो कितनी डायरेक्शन में घुमा सकता है? बेटा बात आती है 2 डायरेक्शन में घुमा सकता है, या तो समतल ध्रुवित प्रकाश को क्लॉकवाइज घुमा सकता है या समतल ध्रुवित प्रकाश को एंटी क्लॉकवाइज घुमा सकता है। इस बेसिस पर प्रकाशिक समावयवी फॉर्मूले 2 प्रकार के रहे। प्रकाशिक समावयवी कंपाउंड जो समतल ध्रुवित प्रकाश को क्लॉकवाइज घुमा सकता है, क्लॉकवाइज घुमा सकता है, उस फॉर्म को मैंने कहा डेक्स्ट्रो फॉर्म। यौगिक का वो रूप या केमिकल का वो फॉर्म जो समतल ध्रुवित प्रकाश को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा सकता है, हम उसको कहेंगे डेक्स्ट्रो कंपाउंड। और जो एंटी क्लॉकवाइज घुमा देता है, हम उस फॉर्म को कहते हैं लीवो फॉर्म। अब मैं पढ़ता हूं डेफिनेशन को। क्या कहता है, जब 2 या 2 से अधिक यौगिकों के अणुसूत्र आपस में समान होते हैं परंतु वे समतल ध्रुवित प्रकाश को भिन्न भिन्न दिशाओं में घुमा सकते हैं
अर्थात क्लॉकवाइज भी घुमा सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज भी घुमा सकते हैं। अगर क्लॉकवाइज घुमा दिया तो मैंने कहा ये अल्कोहल का डेक्स्ट्रो रूप है, अगर एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिया तो मैंने कहा उसी केमिकल का लीवो रूप है। यौगिकों में इस प्रकार की समावयवता को इस प्रकार की समावयवता को प्रकाशिक समावयवता कहते हैं। अब एक और चीज इंपॉर्टेंट आती है प्रकाशिक समावयवता में, हम कैसे पहचाने किस कार्बन पर किस यौगिक को प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित कर सकता है। तो सबसे पहली बात कि प्रकाशिक समावयवता को प्रदर्शित करने के लिए यौगिक में कम से कम कितने कार्बन एटम होने चाहिए, 4। और सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि यौगिक में असम्मित कार्बन परमाणु होना चाहिए। असम्मित कार्बन परमाणु का मतलब है यौगिक की जो कार्बन परमाणु हो, एक ऐसा कार्बन परमाणु हो जिसकी चारों संयोजकताएं अलग अलग समूहों से जुड़ी हों, अलग अलग ग्रुप से जुड़ी हों। अब हुआ क्या, जैसे मैंने इस केमिकल को लिया CH3 COH H C2H5, तो मेरे पास क्योंकि मैंने देखा ये कार्बन एटम जो है हमारा असममित कार्बन परमाणु है, इसका मतलब अगर मैं इस एल्कोहल पर समतल ध्रुवित प्रकाश को भेजूंगा तो समतल ध्रुवित प्रकाश क्लॉकवाइज भी डायरेक्शन में घूम सकता है और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी घूम सकता है। तो मैंने एक फॉर्मूला बनाया जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा और डेक्स्ट्रो फॉर्म बनाएगा। डेक्स्ट्रो फॉर्म को डी फॉर्म भी कहते हैं। और मैं दूसरा केमिकल बनाऊंगा सेम इसी तरह से, क्योंकि केमिकल में कोई चेंज नहीं है, केमिकल में कोई भी प्रॉब्लम है, जो केमिकल पहला है वही केमिकल दूसरा है, बशर्ते दोनों केमिकल में डिफरेंस क्या है, एक समतल ध्रुवीय प्रकाश को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा रहा है, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा रहा है। इसलिए मैं क्या करूंगा कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज के कारण मैं ग्रुप को थोड़ा सा चेंज करूंगा, OH ग्रुप इधर कर दूंगा, हाइड्रोजन उधर कर दूंगा। अगर मैं मानता हूं कि ये डेक्स्ट्रो फॉर्म है, क्लॉकवाइज घुमाएगा, तो मैं इसको L फॉर्म बोल देता हूं, लीवो फॉर्म, ये एंटी क्लॉकवाइज प्रकाश को घुमा देगा। क्योंकि बेटा अगर मैं देखूं तो प्रकाशिक समावयवता जो है वो एक प्रकार का प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। आप किसी फॉर्मूले को देखकर जबरदस्ती ये नहीं बता सकते हैं कि फॉर्मूला कौन सा डेक्स्ट्रो है कौन सा लीवो है। डेक्स्ट्रो लीवो फॉर्म का जो मेन नॉलेज होता है बेटा, वो जब आपके पास केमिकल मिलता है और आप उस पर समतल ध्रुवित प्रकाश को आरोपित करते हैं और स्क्रीन पर जो फिगर आता है वो जिस डायरेक्शन में घूमा हुआ होगा उसके हिसाब से पता चलता है कि ये जो कंपाउंड है वो लीवो फॉर्म का है या डेक्स्ट्रो फॉर्म का है। एक और मैं इसमें से इंपॉर्टेंट चीज आपको बताऊंगा भाई, ये लीवो फॉर्म का डेक्स्ट्रो फॉर्म का अल्कोहल हो गया, ये लीवो फॉर्म का अल्कोहल हो गया। अगर यदि किसी यौगिक का 50% डी फॉर्म अर्थात डेक्स्ट्रो रूप और 50% एल फॉर्म, एल फॉर्म का मतलब लीवो रूप, आपस में मिला दिया जाए, मिला दिया जाए। मुझे एक केमिकल मिला, जैसे मुझे यही केमिकल मिला, ये डेक्स्ट्रो फॉर्म हुआ, ये लीवो फॉर्म, मैंने दोनों को बराबर बराबर मात्राओं में लिया और आपस में मिला दिया। अभी प्रॉब्लम क्या है, ये जो केमिकल था ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में समतल ध्रुवित प्रकाश को घुमाता था, ये केमिकल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाता था। अगर मैंने दोनों को आधा आधा लिया और आपस में मिला दिया तो अब बात आती है कि ये क्लॉकवाइज घुमाता था, ये एंटी क्लॉकवाइज घुमाता था, दोनों का मिक्सचर किस दिशा में घुमाएगा। तो मैं इस बात को लिखा हूं, आपस में मिला दिया जाए तो समतल ध्रुवित प्रकाश किसी भी दिशा में नहीं विक्षेपित होगा। और जब किसी भी दिशा में विक्षेपित नहीं होगा तो वो जो दोनों को इन केमिकल्स को बराबर अमाउंट में मिलाने पर वो जो मिक्सचर बना है उसे हम क्या कहेंगे, होगा
तथा बने मिश्रण को रेसिमिक मिश्रण कहते हैं। अर्थात किसी भी यौगिक के 50% डेक्स्ट्रो फॉर्म और 50% लीवो फॉर्म को अगर आपस में मिला दिया जाता है तो जो वो मिक्सचर होता है वो टोटली ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है। अर्थात ना तो वो समतल ध्रुवित प्रकाश को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा सकता है, ना वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा सकता है। और ऐसे मिश्रण को हम क्या कहते हैं? रेसिमिक मिश्रण कहते हैं। तो बेटा आज हम लोगों ने एल्कोहलों में पाई जाने वाली लगभग जितनी भी प्रकार की समवेताएं होती हैं हमने पढ़ा, उसको हमने उनके एग्जाम्पल्स को भी पढ़ा। अब नेक्स्ट वीडियो पर हम इस बात की चर्चा करेंगे कि एल्कोहल को किन किन विधियों द्वारा बनाकर तैयार किया जा सकता है। तो आज इतना ही रखते हैं बेटा पढ़ाई में अपनी, बाकी के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। धन्यवाद।